गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम शरीर द्रव तथा परिसंचरण बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने हार्ट की संरचना और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में जाना। हमने देखा कि ब्लड पूरे शरीर से हार्ट में लाया जाता है, जहाँ से प्यूरिफिकेशन करने के लिए उसे लंग्स में भेजा जाता है और फिर लंग्स से प्यूरिफाइड होकर ये ब्लड वापस से हार्ट में आता है, जहाँ से इसको पूरे बॉडी में भेजा जाता है। तो इस चीज़ का मापन करने के लिए एक विशिष्ट प्रकार का यंत्र होता है, जिसके द्वारा हमारे हार्ट बीट का जो ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है उसका मापन किया जाता है। इसे विद्युत हृदय लेख या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, आप लोगों ने सुना होगा ईसीजी का नाम, है ना। ईसीजी का रवाना है हार्ट का करके, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम होता है उसको करते हैं। वैसे नॉर्मल व्यक्ति का भी किया जा सकता है। तो इसको कहा जाता है ईसीजी या इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ये चिकित्सा विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है। इसके द्वारा हार्ट का जो कार्यशील अवस्था है उसमें तंत्रिकाओं के द्वारा, हमने पढ़ा था कि हार्ट में तंत्रिका कोशिकाएं जो है फैली होती है और नॉट भी होता है ना। यहाँ से मसल्स में तंत्रिकाओं के द्वारा आवेग भेजा जाता है, जहाँ से पेशियों में विद्युतीय संकेत उत्पन्न होता है और इसके द्वारा हार्ट जो है वो काम करता है। इन सभी चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। इस कार्य में प्रयुक्त उपकरण को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ECG है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इस विधि में संचलन जेल, कंडक्टिंग जेल का उपयोग किया जाता है और उपकरण के 3 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं इस उपकरण में। इनको मरीज के चेस्ट में, रिस्ट में यानी कलाई में और पैर पर लगाया जाता है और इनसे जो विद्युत संकेत मिलता है वो बहुत ही क्षीण प्रकृति का होता है, जिनका उपकरण में लगा हुआ उपयुक्त प्रणाली से इसको बढ़ा दिया जाता है और संवेदी चार्ट रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड कर लिया जाता है। ईसीजी में हृदय के विभिन्न कक्षों के संकुचन और शिथिलन के समय होने वाली विद्युतीय गतिविधियों के संकेत एक निश्चित पैटर्न की तरंगों के रूप में प्राप्त होता है। इन तरंगों को PQRS और T तरंग कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये तरंग है। प्रत्येक वर्ण हृदय पेशियों में घटित एक विशिष्ट अवस्था का द्योतक होता है और इसका जो उपयोग है, ईसीजी का उपयोग, इसके द्वारा हृदय की असामान्यता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जिसको भी हार्ट प्रॉब्लम होता है उसको ये सब करवाना पड़ता है। ईसीजी से हृदय धमनी रोग, कोरोनरी थ्रोम्बोसिस, हृदय आवरणी शूल, हृदय पेशी रुग्णता और मध्य हृदय पेशी शूल, मायोकार्डाइटिस के निदान में ये सहायक होता है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे ग्राफ के बारे में बात कर रहे थे, इसमें जो है वो PQRS एंड T होता है। तो ये जो P से Q तक है, ये हमारे निलय के संकुचन को बताता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, निलय संकुचित होता है और ब्लड को जहाँ भी भेजना है महाधमनियों को धारा भेजता है। तो महाधमनियों में एक दाब उत्पन्न होता है, जिसको कि R के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद जब ये रक्त चले जाता है तो दाब जो है वो कम हो जाता है ना, महाधमनियों में और वेंट्रिकल में। तो इसको S के द्वारा दर्शाया जाता है। पुनः से आलिंद में रक्त आता है, जिससे वहाँ का हार्ट का दाब बढ़ता है, जिससे कि T के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो ये एक नॉर्मल व्यक्ति का ग्राफ है, जो कि PQRS-T के द्वारा शो किया जा रहा है। अगर ऐसा ग्राफ नहीं आता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, तो उसके हार्ट में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का पता लगा के फिर उस रोग का जो भी है उसका निदान किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं द्विपरिसंचरण या डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन, जैसे कि आप लोगों को शुरू से बता रहे हैं कि पूरे बॉडी से ब्लड जो है वो हार्ट में आता है, जहाँ से प्यूरिफिकेशन होने के लिए ये लंग्स में चले जाता है। एक परिसंचरण हुआ
लंग्स से प्यूरिफाइड ब्लड वापस से हार्ट में आ रहा, दूसरी बार आ रहा है और फिर पूरे बॉडी में भेजा जा रहा है, तो 2 बार परिसंचरण हुआ, रक्त 2 बार हार्ट में आया और 2 बार ये गया, है ना। इसे ही डबल सर्कुलेशन या द्विपरिसंचरण कहा जाता है। एक पूरे रक्त परिसंचरण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है और फिर अंगों में पहुंचता है। इस प्रकार के परिसंचरण को द्विपरिसंचरण या दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। ब्लड का जो फ्लो है वो धमनियों और शिराओं के द्वारा होता है और इसका जो सर्कुलेशन है उसका जो पथ होता है, मार्ग होता है, वो निश्चित होता है। हृदय में शुद्ध और अशुद्ध ब्लड भी पूर्ण पृथक होता है। हमने यहाँ पे पढ़ा है कि राइट साइड और लेफ्ट साइड आर्टरी और वेंट्रिकल के बीच में एक पट या सेप्टम पाया जाता है, जिसके द्वारा अशुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त पूरी तरह अलग अलग होता है, ये आपस में मिलते नहीं हैं। हृदय के दाईं ओर दाहिना आलिंद और दायां निलय अशुद्ध रुधिर के द्वारा और बाईं ओर बायां आलिंद और बायां निलय जो है वो शुद्ध रुधिर इसमें भरा होता है। शुद्ध और अशुद्ध रुधिर को ले जाने व लाने के लिए शरीर में वाहिकाओं के 2 परिपथ होते हैं। शुद्ध रुधिर को ले जाने के लिए आर्टरीज एंड वापस लाने अशुद्ध रुधिर को वापस लाने के लिए वेन्स, है ना। इस प्रकार ये जो है वो बिल्कुल सिस्टमेटिक होता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं पूरे बॉडी से वेन्स जो है वो अशुद्ध रक्त को हार्ट में ला रहा है और फिर ये अशुद्ध रक्त लंग्स में जा रहा है शुद्ध होने के लिए। लंग्स से ये ब्लड जो है वो प्योर होकर, शुद्ध होकर हार्ट में वापस आ रहा है और आर्टरीज के द्वारा ये ब्लड फिर से पूरे अंगों में जा रहा है, ठीक। इस प्रकार तो इसको दो परिपथ को हम इस प्रकार बता सकते हैं कि पहला जो है वो फुफ्फुसी परिपथ, पल्मोनरी सर्कुलेशन। फुफ्फुसी परिपथ फुफ्फुसी महाधमनियां जो कि दाएं निलय से अशुद्ध रुधिर को फेफड़ों में ले जाती है और फुफ्फुस शिराएं जो शुद्ध रुधिर को फेफड़ों से बाएं आलिंद में ले जाती है। याद रखना, धमनियों में हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन यहाँ पर फुफ्फुसी महाधमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। हार्ट से अशुद्ध रक्त को लंग्स में ले जाती है। इसी प्रकार शिराओं में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन फुफ्फुस से यानी फेफड़ों से आने वाली शिरा जो कि हार्ट में आती है शुद्ध रक्त को लाती है। ये अपवाद है ना। तो इस प्रकार ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, फुफ्फुसी परिपथ बना रहे हैं। इस प्रकार हृदय से फेफड़ों और फेफड़े से हृदय के मध्य परिसंचरण के पथ को फुफ्फुसी परिसंचरण या परिपथ कहा जाता है। सेकंड होता है दैहिक परिसंचरण यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। महाधमनी और उसकी शाखाएं, है ना, दैहिक महाधमनी और उसकी जो शाखाएं होती हैं वो बाएं निलय से, लेफ्ट वेंट्रिकल से शुद्ध रक्त को, प्योर ब्लड को पूरे शरीर में पहुंचाती हैं। और महाशिराएं, अग्र और पश्चिम महाशिराएं और उनमें रक्त लाने वाली शिराएं जो शाखाएं होती हैं वो दाएं आलिंद में अशुद्ध रक्त को शरीर से लाती हैं। ये सभी मिलकर दैहिक परिपथ यानी सिस्टेमिक सर्कुलेशन बनाते हैं और ये हृदय से शरीर और शरीर से हृदय के मध्य होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने दिखाया, डायग्राम में दिख रहा है, ये शो हो रहा है, ओके। तो इस प्रकार मनुष्य में रुधिर के परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण, डबल सर्कुलेशन कहा जाता है, क्योंकि शरीर में परिसंचरण पूर्ण होने के लिए रुधिर हृदय से 2 बार गुजरता है। पहले अशुद्ध रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से शरीर के दाएं भाग में आता है, जिसको कि फेफड़े में शुद्ध होने के लिए भेजा जाता है। फेफड़ों में शुद्ध होने के बाद इस ब्लड को फिर से हार्ट के बाएं भाग में लाया जाता है, जहाँ से ये शरीर के भागों में भेजा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार ये क्या हो गया, डबल परिसंचरण हो गया। हृदय की पेशियों को ब्लड आपूर्ति हृदय धमनियां, कोरोनरी आर्टरीज के द्वारा होता है ना। अब हम ये बोल रहे हैं कि हार्ट से ब्लड पूरे जगह जा रहा है, तो हार्ट को भी तो काम करने के लिए ब्लड की आवश्यकता है ना। तो इसे कौन ले जाता है, कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। यहाँ पर हार्ट में जो महाधमनी है ना, लेफ्ट साइड में महाधमनी जो है पूरे ब्लड में शुद्ध रक्त को ले जा रही है, यहीं से एक आर्टरी निकलती है और ये हार्ट को रक्त पहुंचाती है, ठीक है। इसी प्रकार हार्ट में जो अशुद्ध रक्त होता है उसको लाने के लिए कोरोनरी वेन होता है जो राइट वेंट्रिकल में खुलता है अग्र महाशिरा के पास,
तो इस प्रकार अशुद्ध रुधिर शिराओं द्वारा एकत्रित करके हृदय साइनस यानी कोरोनरी साइनस में लाया जाता है। हृदय साइनस से रुधिर जो है दाएं आलिंद में आ जाता है। हृदय के इस परिपथ को हृदय परिसंचरण या कोरोनरी सर्कुलेशन कहा जाता है। जनरली वेंस या शिराएं जो है विभिन्न भागों से रक्त लाकर हृदय में छोड़ती है। कुछ शिराएं हृदय में न जाकर अन्य अंग में प्रवेश कर जाती है और इसी अंग में केशिकाओं में विभाजित होकर रक्त का वितरण कर देती है। ऐसे शिराओं को निवाहिका शिरा या पोर्टल वेन कहा जाता है। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम से जो शिराएं पचे हुए भोजन को लेकर रक्त वाले पचे हुए भोजन का अवशोषण किए हुए रक्त को लेकर लीवर में जाती है, ठीक है। और दूसरे शब्दों ये जो है यहाँ पर ये रक्त को शुद्धिकरण होता है और फिर शुद्ध रक्त को लेकर ये शिराएं वापस से फिर हृदय में आती है। तो इस प्रकार का जो होता है, शिराएं किसी अंग से निकलकर दूसरे अंग में हार्ट में न लाकर किसी दूसरे अंग में जाती है, वहां से फिर ब्लड को प्यूरिफाई करके हार्ट में लाती है। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसको पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। तो मनुष्य में यकृत यानी लीवर पोर्टल सिस्टम होता है और एक ही पोर्टल सिस्टम होता है ना। मेढक में 2 पोर्टल सिस्टम होता है, किडनी में और यकृत में, दोनों में। तो लीवर एंड किडनी, ठीक है। तो इस प्रकार जो शिरा, जो निवाहिका शिरा कहते हैं, जिसका प्रारंभ और अंत केशिकाओं और उनके द्वारा निर्मित जालिका में रचना में होता है और इनकी शाखाओं से निर्मित केशिकाओं के समूह को निवाहिका उपतंत्र पोर्टल सिस्टम कहा जाता है। ये 2 प्रकार का होता है, यकृत निवाहिका उपतंत्र और वृक्क निवाहिका उपतंत्र। मैंने अभी आपको बताया कि मनुष्य में केवल यकृत निवाहिका उपतंत्र पाया जाता है। इसके अंतर्गत आहार नाल के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करके यकृत में लाया जाता है और वहां पर इसको प्यूरिफाई करके फिर हार्ट में लाया जाता है ना। तो इस उपतंत्र के अंतर्गत जो शिराएं होती है आहार नाल के विभिन्न भागों से रक्त एकत्रित करके यकृत निवाहिका शिरा बनाती है। तो जहां से ये रक्त को ला रही है उस आधार पर उसका नाम किया जाता है, जैसे प्लीहा, जठर या लिनोग्रेस्टिक शिरा, ये प्लीहा व अमाशय से रक्त एकत्रित करती है। दूसरा है ग्रहणी अग्नाशय शिरा, ये ग्रहणी डियोडिनम है ना, और अग्नाशय पैनक्रियास से रक्त को लाती है। अग्र आंत्र योजनी शिरा यानी एंटीरियर मेजेंट्रिक वेंस, ये कोलन सिकम और क्षुद्रांत्र से रक्त को एकत्रित करती है। इसी प्रकार पश्च आंत्र योजनी शिरा, ये मलाशय और गुदा से रक्त को लाती हैं। ये सभी शिराएं जो हैं वो संयुक्त हो जाती है, जुड़ जाती है और यकृत निवाहिका शिरा बना लेती है, एक मुख्य शिरा जो यकृत के बाएं पिंड में प्रवेश करके अनेक केशिकाओं में विभाजित हो जाती है। फिर से इन केशिकाओं के पुनः संयोजन से 3 यकृत शिराओं का निर्माण होता है जो रक्त को यकृत से पश्च महाशिरा में पहुंचा देती हैं। तो यकृत निवाहिका उपतंत्र का क्या महत्व है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ हेपेटिक पोर्टल सब सिस्टम। आंत्र से एकत्रित रक्त में ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा होती है जिसका यकृत में ग्लाइकोजन के रूप में संग्रह कर लिया जाता है ना, और एक्स्ट्रा जो रहता है उसको ब्लड के थ्रू इसको किडनी में भेज के बाहर कर दिया जाता है। आहार नाल में उपस्थित जीवाणु कई प्रकार के विषैले पदार्थ उत्पन्न करते हैं जिनका निर्विषीकरण है ना, डिटॉक्सिफिकेशन होता है यकृत में। प्रोटीन के पाचन से बने अमीनो अम्ल को यकृत में लाया जाता है जिससे शरीर के लिए आवश्यकता अनुसार इस अमीनो अम्ल का उपयोग करके प्रोटीन का निर्माण किया जाता है और बाकी बचे शेष अमीनो अम्ल का विएमिनीकरण या डीएमिनेशन होता है जिससे अमोनिया उत्पन्न होता है और यकृत कोशिकाओं के द्वारा अमोनिया और CO2 से यूरिया का संश्लेषण करके इसको किडनी में बाहर निकालने के लिए भेज दिया जाता है। रक्त में प्रवेश करने वाले जीवाणुओं को नष्ट कर दिया जाता है। तो इस प्रकार यकृत निवाहिका तंत्र का बहुत ही ज़्यादा हमारे बॉडी में सिग्निफिकेंस है, महत्व है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम हृदय क्रिया का नियमन के बारे में पढ़ेंगे।